requesting Dr. Sanjay Dargal sir to come on stage and give his motivational speech about this mission and life. Please, sir. एक चीज जिंदगी में होती है जिसे जुनून कहते हैं। ध्यान से सुनना आप बात को। अब ये जुनून पैदा कैसे होता है? सबसे पहले दिल में एक दर्द होता है, दर्द के बाद एक जिद होती है और जिद के बाद एक जुनून पैदा होता है। यानी कोई भी लक्ष्य इंसान के इरादों से बड़ा नहीं है। हारा तो वो है जो कभी लड़ा ही नहीं है, और इस लड़ाई में अक्सर खो जाता है उसका सुकून और तभी जन्म लेता है एक जुनून। उदाहरण के रूप में महात्मा गांधी को जेल से बाहर निकाल दिया तो उनके हृदय में पीड़ा हुई, दर्द हुआ, और वो दर्द एक जिद में तब्दील हो गया। और वो जिद क्या थी कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तुझे देश से बाहर निकाल दूंगा, मैं तुम्हें देश से बाहर निकाल दूंगा। फिरंगियों को चेतावनी दी और जो कहा वो करके दिखा दिया होगा। इसी प्रकार से एक बहुत ही मार्मिक घटना मैं आपको बता रहा हूं कि कक्षा से बाहर बैठने की हिदायत दी जाती थी एक निर्धन बालक को, लाचार बालक को, बेबस बालक को। उससे कहा जाता था कक्षा से बाहर बैठकर पढ़ना है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, एक दर्द पैदा हुआ, एक जिद आई कि तुम मुझको पढ़ने नहीं दोगे, मैं इतना पढ़ूंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। 26 उपाधियां उन्होंने, 26 डिग्रियां हासिल की हैं। एमए, एमएससी, एमकॉम, डीएससी, पीएचडी, डीलिट, 26 डिग्रीज उन्होंने प्राप्त की है। और उसके बाद सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से उनको नवाजा गया। तो ये सारा का सारा जो इतिहास है ये हमको बताता है कि जब हम कोई भी जिद ठान लेते हैं तो जुनून की आग एक पैदा होती है और वही हमको अपने मकसद में कामयाब करती है। अब वैज्ञानिकों की बात करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन, हैव यू हर्ड द नेम ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन? ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उनको मूर्ख और नकारा समझा जाता था। कक्षा में पीछे पीछे, आउट, पीछे पीछे बैठो, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। इसके बाद वो धीरे धीरे जिंदगी चलती रही वो, और वो बैंक के क्लर्क बन गए। बैंक के क्लर्क होते हैं ना, बैंक के क्लर्क बन गए अल्बर्ट आइंस्टीन। बस से वो बैंक की तरफ जाते थे और फिर जब शाम होती थी तो फिर बैंक से घर की तरफ आते थे। अब बस में उनका ये रुझान रहता था कि जो खिड़की वाली सीट है वहां पर वो बैठे। अपन भी यूजली अगर मान लो कभी ट्रैवल करते हैं ट्रेन या बस में, तो हमारा रुझान क्या रहता है कि हम विंडो वाली सीट को प्रेफर करते हैं, जिससे कि नज़ारे चेंज होते रहे, एंटरटेनमेंट होता रहे। तो जब वो विंडो वाली सीट पर बैठा करते थे तो उन्होंने ये देखा कि ये क्या चक्कर है, ट्रेन तो बस तो आगे जा रही है और पेड़ पौधे वगैरह सब पीछे जा रहे हैं। होता कि नहीं होता ऐसे? और जब ट्रेन रुक जाती है तो पेड़ पौधे भी रुक जाते हैं। अब अगर मान लीजिए एक ऑर्डिनरी इंसान हमारे जैसा ट्रैवल करता है और ऐसा हो रहा है तो हम क्या सोचेंगे? हम क्या सोचेंगे? अब मरने दो यार, क्या फर्क पड़ता है, वो आगे जाए पीछे जाए, हमें क्या दिक्कत हो रही है। लेकिन वो ऑर्डिनरी इंसान थोड़ी थे। उन्होंने सोचना शुरू किया और यहां से आई थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। एंड व्हाट इज द फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी? नथिंग इज एब्सोल्यूट इन द यूनिवर्स, ऑल द थिंग्स आर रिलेटिव। ध्यान से सुनना बात को। इस दुनिया में परम कुछ भी नहीं है, सत्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ मिथ्या है। जिन नजरों से देखोगे, जो दृष्टिकोण होगा, वैसी चीज नजर आएगी। अगर मान लीजिए बस में आप ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या पेड़ पौधे गति कर रहे हैं, हां या ना? नहीं। क्या वो स्थिर हैं, हां या ना? नहीं, स्थिर भी नहीं है। स्थिर तो कुछ भी नहीं है, तो सारी की सारी चीजें किस पर है? धरती पे। और धरती गति कर रही है।
धरती भी तो घूम रही है, तो स्थिर तो कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब कोई चीज हमको स्थिर नजर आ रही है, कोई गतिशील नजर आ रही है, सब आंखों का भ्रम है, सत्य कुछ भी नहीं है। और एग्जाम्पल, सामने मेरे देखिए पंखा है, ये मैं कहता हूं कि ये फैन जो है ये मुझसे इतने डिस्टेंस पर है, तुरंत वहां बैठा हुआ विद्यार्थी खड़ा हो जाएगा, नहीं, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये फैन तो मुझसे इतनी दूरी पर है, बहुत पास है। वहां तीसरा बच्चा खड़ा हो जाएगा, नहीं, दोनों झूठ बोल रहे हो, ये फैन तो बहुत दूरी पे है। सही कौन बोल रहा है? सही कोई नहीं बोल रहा, सारे ही गलत बोल रहे हैं। और जो फैन के ऊपर मान लो कोई विद्यार्थी को बिठा दिया जाए तो वो कहेगा फैन तो 0 दूरी पर है। तो आइंस्टीन की थ्योरी क्या हुई? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन द यूनिवर्स। यानी जितनी भी चीजें हैं उनमें एब्सोल्यूट परम कुछ भी नहीं है, सत्य कुछ भी नहीं है, सब कुछ चीज बदलती जा रही है। और यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। गीता का ज्ञान जब अर्जुन के हाथ कांपने लगे थे तो उस समय भगवान कृष्ण ने क्या कहा था? युद्ध कर। ये जो तेरे को चाचा, मामा, दादा, काका नजर आ रहे हैं सब झूठ है, सारे रिश्ते झूठ हैं। सही चीज क्या है? कर्म। अपना कर्म करो। आज वो दुश्मन के रूप में है, आज देश का सवाल है, तो युद्ध करना है, इनके लहू को बहाना है, तो यही आपका कर्म है और आप कर्म करो। यही तो गीता ज्ञान होता है। हमारे जीवन में हमको क्या प्रेरणा मिलती है भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों से? कि हमें कर्म करना है, सही राह पे चलना है और कर्म करना है, रिश्ते नाते वगैरह सब कुछ भूल के करना है। तो अब आप देखिए बात को, एक तरफ आइंस्टीन कह रहे हैं और वही बात किससे मैच हो रही है? गीता के उपदेश से हो रही है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि जो आइंस्टीन है वो केवल वैज्ञानिक नहीं है बल्कि दार्शनिक भी है। जिस बच्चे को मंदबुद्धि समझा जाता है, नकारा समझा जाता है, वो न केवल वैज्ञानिक है बल्कि दर्शन शास्त्री भी है। कितना ऊंचा दर्शन है उसका। और ये जो इतने महान लोग होते हैं, इन महान लोगों को हम बेवकूफ समझते हैं, खोए रहते हैं, हमेशा लॉस्ट रहते हैं। आइंस्टीन जब पहले बैंक के क्लर्क थे, आगे बढ़ते गए तो वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर बने और पढ़ाने के लिए पहुंचे। तो जो उनका पहला लेक्चर था, उस पहले लेक्चर में जो सारे स्टूडेंट्स थे सामने, वो सारे के सारे स्टूडेंट जो जिसके हाथ में आया, जूता है तो जूता, चप्पल है तो चप्पल, केला है तो केला, चौक डस्टर है तो डस्टर, उस पर मारना शुरू कर दिया। किस पर? आइंस्टीन पे। क्यों? पागल है, पता ही नहीं क्या बोल रहा है। क्या आइंस्टीन गलत पढ़ा रहा था? आइंस्टीन तो सही पढ़ा रहा था। प्रॉब्लम क्या थी कि आइंस्टीन का जो आईक्यू था वो कितना था? 160। और जो स्टूडेंट्स बैठे हुए थे उनका आईक्यू क्या था? 85 to 115, 115। देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। कहां 160 और कहां 85 से 105। तो इतना ज्यादा डिफरेंस होने की वजह से आईक्यू लेवल मैच नहीं कर रहा था। वो पहले पहला स्टेप लिखते थे और पहला स्टेप लिखने के बाद में सीधा 10वां स्टेप। और बच्चों की पसंद कौन होता है? जो कैसे पढ़ाए? पहले पहला स्टेप, फिर सेकंड स्टेप, फिर 2+2, फिर अगले स्टेप में 4। तब मजा आता है ना, फिर कोई मेहनत करनी नहीं पड़ती, सब कुछ स्मूथली चलता है। और वहां तो पहले स्टेप से 10वां स्टेप। तो आइंस्टीन को वो जो नौकरी थी वो छोड़नी पड़ गई, प्रोफेसरशिप छोड़नी पड़ गई और फिर वो विज्ञान की दुनिया में चले गए। अब देखिए, आइंस्टीन जो थे उनके पास में 2 बिल्लियां थी। जब आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो वैज्ञानिकों की सारी नॉलेज तो होनी चाहिए ना, क्या फितरत इनकी रही है। आइंस्टीन के पास में 2 बिल्लियां थी, एक छोटी बिल्ली और एक बड़ी बिल्ली, और वो घुमा करती थी घर में। अब क्या होता है कि जब आइंस्टीन मान लीजिए बाहर चले गए तो बिल्लियां अंदर रह गई, बड़ी प्रॉब्लम। तो उन्होंने कारपेंटर को बुलाया, उन्होंने कहा कि जो मेरा दरवाजा है, मेन दरवाजा है, इसमें आप 2 छेद बनाओ, एक छोटा छेद, एक बड़ा छेद। ठीक है ना? बड़ा छेद किसके लिए? बड़ी बिल्ली के आने जाने के लिए। और छोटा छेद किसके लिए?
आइंस्टीन के बारे में यह भी कहा जाता है कि अगर आइंस्टीन को एक बार सब्जी मंडी के लिए भेज दिया जाए तो वो जितने भी सड़े गले टमाटर हैं, जितने भी सड़े गले फ्रूट्स हैं, वो सारे के सारे बैग में भर के लेकर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक सिंपल इक्वेशन लगाएंगे, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। इफ m इंक्रीजेज एनर्जी विल इंक्रीज। अरे E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? C इज कांस्टेंट, E इज प्रोपोर्शनल टू m। इफ m इंक्रीजेज, अगर मान लीजिए किसी भी फ्रूट में कीट आ गया तो उसका मास बढ़ा या घटा? बढ़ गया। 100 ग्राम का टमाटर है और 100 ग्राम का टमाटर 5 ग्राम का कीट चला गया तो कितना हो गया? 105 ग्राम। तो जब मास बढ़ गया तो क्या बढ़ जाएगा? एनर्जी बढ़ गई। और जब एनर्जी बढ़ गई तो ऐसे टमाटर को यदि आप खाएंगे तो क्या होगा? ज्यादा एनर्जी बॉडी के अंदर जाएगी। तो हमारी नजर में तो बेवकूफ है ये, क्योंकि हम क्या करते हैं? हम तो छांट छांट कर जो A1 चीजें हैं वो लेकर आते हैं। तो ये डिफरेंस होता है एक ऑर्डिनरी आदमी में और एक वैज्ञानिक में। इसी प्रकार से आइंस्टीन की एक घटना और है कि आइंस्टीन के स्टूडेंट्स ने सोचा कि सर अब आपका धीरे 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 उम्र बढ़ रही है, बाल सफेद हो रहे हैं, नाउ यू शुड मैरी, अब आपको विवाह कर लेना चाहिए। आइंस्टीन डिडंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मैरिज। उसने कहा ठीक है, ओके, देयर इज नो प्रॉब्लम। उन्होंने विवाह के लिए कन्या का चुनाव किया। उसके स्टूडेंट्स ने ढूंढा, क्योंकि आइंस्टीन के पास तो टाइम ही नहीं था। और जब वो कन्या वेट कर रही थी आइंस्टीन का, तो आइंस्टीन वाज नॉट देयर। तो वो कन्या का जो सीधा प्रश्नवाचक निशान था वो किन पर था? उन स्टूडेंट पर था, वे कहां है? अब वो स्टूडेंट परेशान हो गए कि आइंस्टीन तो है ही नहीं। उन्होंने ढूंढा, इधर उधर सब जगह गए, कहीं आइंस्टीन नहीं है। लैब से गुजर रहे थे, लैब का दरवाजा खुला हुआ था। आइंस्टीन वाज सबमर्ज्ड इन फिजिक्स। ये होता है जुनून। अगर आप में से किसी को मालूम चल जाए कि आज से 10 साल बाद उसका विवाह होने वाला है, तो क्या होगा? अभी से दर्पण के सामने मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं? बिकॉज वी आर ऑर्डिनरी पीपल। देयर इज वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द IQ ऑफ आइंस्टीन एंड IQ ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। छोटी सोच है, छोटे लोग हैं। इसी प्रकार से सर इसाक न्यूटन, सदी के जो दो महान भौतिक शास्त्री हैं, आइंस्टीन और न्यूटन। न्यूटन की बात करते हैं। न्यूटन के सर पर एप्पल गिरा। क्या किया उसने फिर? उसने पहले ऊपर देखा, फिर नीचे देखा, फिर ऊपर देखा, फिर नीचे देखा। क्या सोचने लगा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया? और यहीं से गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आ गया। अब सोचिए इस बात को, अगर ऑर्डिनरी आदमी के ऊपर अगर ये एप्पल गिरता है तो क्या होगा? वो दिमाग नहीं लगाएगा, खा जाएगा वो। तो ये डिफरेंस होता है दोनों में। इसी प्रकार से जो न्यूटन था, उनके पास एक डॉग था, कुत्ता था, जिसका नाम था डायमंड। एक बार न्यूटन ने बहुत ही मेहनत से, लगन से अपने नोट्स तैयार किए और डायमंड वहीं पे ही था। अचानक डायमंड आया और एक कैंडल वहां पे रखी हुई थी नोट्स के पास में। डायमंड जैसे ही उसके ऊपर वहां से पास हुआ तो कैंडल गिरी, नोट्स जल गए। करीबन 10 साल की मेहनत स्वाहा हो गई। उसको न्यूटन ने उसको क्या कहा? ओ डायमंड, यू डोंट नो व्हाट हैव यू डन। तुम नहीं जानते कि तुमने ये क्या कर दिया। और अगर ऑर्डिनरी आदमी होता तो क्या कहता? कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा। बिकॉज वी आर ऑर्डिनरी। तो हमारी सोच यही है। लेकिन वो महान शख्सियत देखिए, ओ डायमंड, यू डोंट नो व्हाट हैव यू डन। नो प्रॉब्लम, दोबारा बन गए नोट्स। तो कितनी महान शख्सियत होते हैं ये लोग। इसी प्रकार से अब आते हैं फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर। अमिताभ बच्चन की बात करते हैं। अमिताभ बच्चन की अत्यंत पतली टांगे, दुर्बल शरीर फिल्म इंडस्ट्री से बाहर कर दिया। लेकिन मेहनत थी, लगन थी, और इसी वजह से वो सदी के महानायक बने। उनकी आवाज को ऑल इंडिया रेडियो के वॉइस टेस्ट में फेल कर दिया गया। ये आवाज है, क्या आवाज है? कर्कशाई आवाज। लेकिन वो आवाज जिसकी आज सारी दुनिया दीवानी है, कितनी मदहोश कर देने वाली आवाज है अमिताभ बच्चन साहब की। तो ये जो लोग होते हैं, ये वास्तव में प्रेरणा स्रोत होते हैं, जुनून से आगे बढ़ते हैं।
इसी प्रकार से गलियों में पकोड़े बेचने वाले धीरूभाई अंबानी, दिल में एक दर्द था, क्या जिंदगी है, ठेला लेकर पकोड़े बेच रहे हैं, रात की रोटी नहीं है। उस दर्द ने दर्द किस में तब्दील हो गया, एक जिद में तब्दील हो गया कि मुझे पैसा कमाना है, और जुनून हुआ रिलायंस इंडस्ट्री की स्थापना की। तो होता है नहीं। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये जुनून ही है जो सब रंग बदल देता है। एक बावर्ची को अक्षय कुमार, एक पहलवान को धर्मेंद्र, एक टीचर को राजेश खन्ना, एक बस कंडक्टर को रजनीकांत बनाया था। तो अब हमें आपके जुनून की इज्जत देखनी है, हमें आपने